आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती क्या है, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये करके उनके बारे में हम बात करते हैं। इनमें सबसे पहला फैक्टर ये है, एक ही वजह से ओव्यूलेशन मुतासिर होती है और हर मंथ फीमेल का जो एक मैच्योर एग रिलीज होना होता है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं वो नहीं हो पाता। तो इसके बाहर अगर यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम का कोई फॉलोजी कम हो सकती है। इसके अलावा मेल के जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उनमें भी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है, इसकी रीजंस क्या होती हैं और इनका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में आज की वीडियो में बात होगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती क्या है। अगर किसी लेडी को पास्ट में एक बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, चाहे उसका कुछ भी आउटकम है, लेकिन उसके बाद उसको दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो रही, यानी पहले उसको चाहे मिसकैरेज भी हुआ है, उसके बाद जब दोबारा वो ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी की लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही, तो इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं और ये बहुत कॉमन है। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, किसी एक लेडी में एक से ज़्यादा कॉजेज़ हो सकते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के। तो इन कॉजेज़ में से सबसे पहला कॉज है फीमेल फैक्टर्स। फीमेल फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, एक एक करके उनके बारे में हम बात करते हैं। इनमें सबसे पहला फैक्टर ये है एज रिलेटेड डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ फीमेल की जो फर्टिलिटी होती है वो नेचुरली ही कम हो रही होती है, क्योंकि हर फीमेल एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ कम होते जाते हैं और इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डिस्टर्ब होने लगती हैं। इसके अलावा ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स, जो जैसे कि आप कह लें कि पीसीओएस या थायराइड प्रॉब्लम्स या दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इनकी वजह से ओव्यूलेशन मुतासिर होती है और हर मंथ फीमेल का जो एक मैच्योर एग रिलीज होना होता है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं वो नहीं हो पाता। ये एग बहुत ज़रूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर यही अवेलेबल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अच्छा, नंबर 3 पर फीमेल फैक्टर है यूट्राइन एंड सर्वाइकल इश्यूज, जैसे कि फीमेल्स को अक्सर ही यूट्रस में फाइब्राइड बन जाता है या पोलिप बन जाते हैं, या कोई प्रीवियस सर्जरी हुई होती है यूट्रस की, या इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर स्कारिंग हो जाती है। इस स्कारिंग की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी मसला होता है और इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी स्कार टिश्यू के ऊपर अक्सर नहीं होता और इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब एक और फैक्टर है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या चीज़ है? यूट्रस के बाहर अगर यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम का कोई टिश्यू मौजूद है तो इसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, स्कारिंग होती है और अल्टीमेटली ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो जाती है। ट्यूब्स की ब्लॉकेज की वजह से मैच्योर एग ओवरी से यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता और प्रेगनेंसी अक्सर कंसीव नहीं हो पाती, या अगर होती भी है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब ट्यूब में कोई ब्लॉकेज होती है या फिर ट्यूब में इन्फेक्शन होती है। अब इन्फेक्शन में एक चीज़ आ जाती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से या दूसरी इन्फेक्शंस की वजह से अक्सर पीआईडी का मसला हो जाता है फीमेल्स में, जिनकी वजह से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। अब एक और फीमेल फैक्टर जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी करा सकता है वो है वेट चेंजेस।
तो अगर फीमेल की सिग्निफिकेंट वेट चेंजेस हो रही हैं, चाहे वो वेट गेन है या वेट लॉस है, तो इसकी वजह से फीमेल के हार्मोन्स डिस्टर्ब होती हैं और फीमेल की जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकता है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये सारे फीमेल फैक्टर्स थे जो कि फीमेल्स में कंसीव करने में अक्सर रुकावट का बायस बन सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेल फैक्टर्स की जो कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी करा सकते हैं। तो इनमें पहला फैक्टर है स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी का कम होना, जो कि एज रिलेटेड भी हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ मेल्स के स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी भी खराब हो सकती है। इसके अलावा मेल्स को बाद में, यानी एक बार प्रेगनेंसी हो गई है तो दोबारा समटाइम्स उनको कोई मेडिकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से अगेन प्रेगनेंसी में फिर उनको प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो सकती है या फिर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कम हो सकती है। इसके अलावा मेल के जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उनमें भी समटाइम्स चेंजेस आ सकती हैं और टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी फर्टिलिटी मुतासिर होती है। इसके अलावा टेस्टिकुलर इश्यूज आ सकते हैं मेल में, जैसे कि वेरिकोसील, और इसकी वजह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कपल रिलेटेड फैक्टर्स की जो कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी करा सकते हैं। तो इसमें अगर किसी कपल में लाइफस्टाइल चेंजेस आ रही हैं दोनों पार्टनर्स में या किसी एक पार्टनर में, जैसे कि स्ट्रेस या फिर उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, या दोनों पार्टनर्स में से कोई एक या दोनों अगर स्मोकिंग करते हैं या एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है और बांझपन हो सकता है। इसके अलावा अगर कपल का लाइफस्टाइल सिडेंट्री है, एक्सरसाइज नहीं करते और ज़्यादा उनका बैठ के करने वाला काम है, तो इसकी वजह से भी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिलेशनशिप टाइमिंग्स। हर कपल को अपने फर्टाइल डेज का पता होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम ट्राई करने से प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इंटरकोर्स मिस टाइम्ड होता है, इरेगुलर होता है, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन विंडो होती है उसको कपल अचीव नहीं कर पाते और प्रेगनेंसी के चांसेस इससे बहुत कम हो जाते हैं। अब हम अदर फैक्टर्स की बात करें तो अगर किसी लेडी को अपनी पिछली प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, कोई डिफ़िकल्ट डिलीवरी थी, या फिर उनकी यूट्रस की बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी हुई थी, या उनको इन्फेक्शन हो गई थी लास्ट प्रेगनेंसी में, तो इसकी वजह से यूट्रस की लाइनिंग की स्कारिंग हो सकती है और इसकी वजह से अगली दफ़ा प्रेगनेंसी कंसीव करने में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब एक और चीज़ है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अगर दोनों कपल्स बिल्कुल ठीक हैं और कुछ केसेस में ऐसे होता है कि हम जब टेस्ट करवाते हैं मेल और फीमेल पार्टनर के तो उनके टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कपल को दूसरी प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो इसकी रीज़न होती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसकी वजह का कुछ ख़ास पता नहीं लग पाता। अब अगर हम बात करें कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस कैसे होता है और ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो कॉज को देखने के लिए मुख्तलिफ तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि हार्मोनल इवेलुएशंस और इमेजिंग स्टडीज़। अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है फीमेल का, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम कराया जा सकता है, ट्यूब्स का स्टेटस देखने के लिए मेल का सीमन एनालिसिस कराया जाता है, और ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंग टू द कॉज ही किया जाता है, जिसमें पहला स्टेप होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। नंबर 2 पर होता है कि फर्टिलिटी की मेडिकेशंस जैसे कि क्लोमिड या लेट्रोजोल दी जा सकती है। नंबर 3 पर है सर्जिकल इंटरवेंशन, कोई फाइब्रॉइड है तो उसको रिमूव कर दें। और नंबर 4 पर है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज, IVF या IUI, जिसके ज़रिए से प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। और ये लास्ट ट्रीटमेंट होता है जब मेडिसिन से, इंजेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ा होता और प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो फिर हम कुछ केसेस में
IVF या IUI जैसा मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अगर आपके साथ भी ये मसला है कि आपको अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, काफ़ी देर से आप ट्राई कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ अपना ये प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग फ्रीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं और घर बैठे आप अपना ट्रीटमेंट मुझसे करवा सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।